नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे ने ग्रुप डी के एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि नवंबर के सेकेंड वीक से होगा। तो अब बस 1.5 महीने हाथ में बच गए हैं और आप ये भी जानते हैं कि रेलवे में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का का जो है पेपर रहेगा। उसमें 25 क्वेश्चंस यानी कि 25 मार्क्स के साइंस हैं और ये जो साइंस हैं वो NCERT से पूछे जाएंगे, यानी कि CBSE बोर्ड के क्लास 10 के सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर रेलवे के प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी अपने अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किए हुए होते हैं, वो NCERT नहीं पढ़े होते, जबकि जो क्वेश्चन आएगा वो लाइन बाय लाइन NCERT से उठा करके आएगा। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर के एग्जामों से एनालिसिस कर सकते हैं। 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, वहां से आप प्रश्न को देख सकते हैं। 2018 में हुआ था ग्रुप डी का एग्जाम, वहां से देख सकते हैं। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही बार ग्रुप डी का एग्जाम अभी तक हुआ है, 2018 और 2022 में। तो दोनों ही ईयर के पेपर्स को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो NCERT से लाइन बाय लाइन उठाकर क्वेश्चन देते हैं। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है दोस्तों, वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जरूर से जरूर एटलीस्ट 2022 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके कई सारे सेट्स ऑनलाइन में भी अवेलेबल हैं, बुक्स भी मार्केट्स में है। आप जरूर से जरूर उसका एनालिसिस करके देखें कि किस तरह के क्वेश्चन वो साइंस में पूछ रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, नॉर्मल जो MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं वो तो है ही नहीं, वो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर दे रहे हैं। जैसे कि 4 कथन दे रहे हैं, तो उसमें से पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, या 4 कथन दे रहे हैं तो पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा सही है, या फिर ये भी है कि 4 कथन अगर है तो इसमें से कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, 1 2 तीनों सही है, या चारों सही है, या केवल एक सही है। इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ में एसर्शन और रीजन के प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि कथन और निष्कर्ष टाइप के। 2 कथन दिए जा रहे हैं, कथन सही है, निष्कर्ष कैसा है, कारण ठीक है और उसका निष्कर्ष कैसा है। तो इस तरह के प्रश्न को पूछा जा रहा है दोस्तों। नॉर्मल MCQ जैसा कि हम लोग जानते हैं वो आ ही नहीं रहा है, वो वैसा पूछ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये सही समय है कि आप लोग भी जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे तैयारी करें, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, आपका नंबर अच्छा आ पाएगा। याद रखिएगा, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट अपने साइंस को अच्छा करेगा उसका जॉब 100% होगा। अगर आप साइंस में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो मेरिट में आ पाना बहुत ही कठिन होगा। तो इसलिए दोस्तों, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही सीरियसली अच्छा से देखिएगा। मैं एक चैप्टर को पूरे एक बार में कंप्लीट कर दूंगा। पहले NCERT को पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं ये जो बना रहा हूं वीडियो, ये हिंदी माध्यम में मैं NCERT को पढ़ाऊंगा, लेकिन समझाते वक्त बाइलिंगुअल वर्ड भी यूज करूंगा ताकि जो स्टूडेंट अदर मीडियम के हैं उन्हें भी समझ में आए। और इसके बाद जो मैंने PPT बनाया हुआ है वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस प्लस NCERT से जहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ NCERT के का जो एग्जाम्पलर होता है, एक अलग से एग्जाम्पलर बुक होता है, वहां के सारे प्रश्न को सभी को मैंने एक जगह पे कलेक्ट करके और पढ़ाऊंगा। तो पहले चैप्टर NCERT से कंप्लीट करके अच्छा से उसको समझ लीजिए। समझने के बाद जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
कि एक एक चैप्टर करके आपको इसी तरह से कवर करते जाना है। और साथ में मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी एक बुक अपने पास जरूर से जरूर रखना है एनसीईआरटी का, चाहे आप हिंदी में रखिए या इंग्लिश में रखिए, जरूर से जरूर आपको जो है रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ना चाहिए, रेदर देन कि मार्केट में जो उपलब्ध हैं कई सारे बुक्स हैं और ये सब, क्योंकि वो एज पर सिलेबस नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि ये एनसीईआरटी से बाहर उन्होंने नहीं पूछा है। मैंने 2018 और 2022 के सारे पेपर्स को देखा और यही पाया कि वो बाहर आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जो चैप्टर है उसी के अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइन बाय लाइन उठा करके दे रहे हैं। तो आप लोगों को भी उसी तरह से पढ़ना है। साथ ही साथ कई सारे स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी को जब पढ़ते हैं तो उन्हें यह समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़े। मान लेते हैं एक चैप्टर में 20 पेज का है, तो क्या हमें पूरा का पूरा पढ़ना है? नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को केवल वही टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछे गए हैं, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो आप लोग भी उसी तरह से बुक्स रखिए और उन्हीं सब टॉपिक को टिक लगाइए, लाइन कीजिए और समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या है दोस्तों? जैसे कि अगर कोई जानवर सो रहा है तो हमें लगता है कि उसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, यानी कि उसमें ऐसा लगता है कि वो स्थिर सा है, लेकिन नहीं। आप अगर गौर से देखें तो उसकी सांसें चल रही होती हैं, उनके शरीर में पाचन, ठीक है, रक्त का परिवहन, ठीक है, कुछ हो सकता है वो सोच रहे हो तो इम्पल्स का मूवमेंट, है ना। ये सारी चीजें, घटनाएं जो है उनके शरीर में हो रही होती हैं। और इन घटनाओं के होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे बॉडी का मूवमेंट करना हो या शरीर के अंदर में कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है या रक्त का परिवहन हो रहा है या हमारे नसों में, या मतलब उनको आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र हैं उसमें जो इम्पल्स का मूवमेंट हो रहा है, मतलब जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसमें जो इम्पल्स का मूवमेंट हो रहा है, इन सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हम कहाँ से लाते हैं? सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि ये ऊर्जा हम बाहर से लेते हैं। हम स्वतः ये ऊर्जा को अपने अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि हम विषमपोषी के कैटेगरी में हैं। हम हेट्रोजीनस के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हम भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर हैं। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी इस कैटेगरी में आते हैं जिनमें क्लोरोफिल मिलता है और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो स्वपोषी की कैटेगरी में आते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। यानी उन्हें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो खुद ही भोजन को बनाते हैं और खुद ही ऊर्जा उनके शरीर में वो अपना जो भी है वो कार्बोहाइड्रेट बनाकर ऊर्जा को लेके ये करते हैं। जो ऊर्जा नहीं यूज कर पाते उसे स्टार्च के रूप में उसे जमा करके रख देते हैं फ्यूचर के लिए। तो प्लांट्स और बैक्टीरिया के लिए ये है। लेकिन जो जानवर हैं, जैसे कि हम लोग, जो मानव हैं, वो दूसरे पर जो है ऊर्जा के लिए निर्भर है, यानी कहे तो भोजन के लिए निर्भर करते हैं। यानी कि हम जो हैं वो परपोषी हैं और हम लोग स्वपोषी के ऊपर भोजन और ऊर्जा के लिए निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये जो भोजन हम ग्रहण करते हैं इसका एक ही कारण है, हमें ऊर्जा चाहिए शरीर के विभिन्न कामों के लिए, चाहे वो फिजिकल काम हो या बॉडी के अंदर में जो भी काम फंक्शंस हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हम सोच रहे हैं, यानी कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र हैं उसमें नर्व्स का मूवमेंट हो रहा है। तो चाहे किसी भी तरह का शारीरिक के अंदर या फिर हम लोगों का शारीरिक कार्य हो, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस ऊर्जा को पाने के लिए ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं बाहर से। लेकिन जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसे पचाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम, पाचन तंत्र हमारे शरीर में है, तो वो हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है। कौन कौन से एंजाइम इसके पचाने में मदद करते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो इसे पचाने में मदद करती है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। इसके लिए मुख्य जो पंपिंग जो पार्ट है वो हमारा हार्ट है। तो हार्ट किस तरह से पंप करता है, प्लस
हार्ट और लंग्स में क्या रिलेशन है, यानी कि हार्ट से जो ब्लड है पहले लंग्स में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी वहां पर जो है ऑक्सीजन उसमें मिलता है ब्लड में, ठीक है। उसके बाद वापस फिर हृदय में आता है हार्ट में, और इसके बाद फिर वापस शरीर में वो भेज दिया जाता है। तो ये जो ब्लड का जो मूवमेंट है, यानी कि जो सर्कुलेशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यानी कि बाय प्रोडक्ट है, उसे हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, वो बहुत विषाक्त होते हैं। जैसे कि पाचन के दौरान जब हम लोग नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, ये सब जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इन सब को शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमारा जो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, और किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ही है जो ब्लड को फिल्टर करता है, और फिल्टर करके जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको बाहर निकालता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि है तो बहुत कुछ, लेकिन कहां से क्वेश्चन रेलवे पूछ रही है, वो पहला टॉपिक याद रखिएगा, डाइजेशन इन मैन, यानी कि मानव में पाचन, यानी कि पाचन जो तंत्र है मनुष्य का, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है वो, और लंग्स का उसमें क्या रोल है, किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड उसको एब्जॉर्ब करती है, हीमोग्लोबिन, है ना, कैच करती है और वापस उसको हार्ट में ले जाती है, और जो है डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन अगर जाएगा कोशिकाओं के अंदर, तभी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आप पढ़ेंगे कि वहां पर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो विघटित होंगे, वो टूटेंगे, और टूटने से ही ऊर्जा मुक्त होगी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा का गृह, यानी कि पावर हाउस के नाम से भी, सेल का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अगर आप रुचि लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा से चीजें समझ में आएंगी, और इससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला। तो आइए हम लोग एक नए तरीके से, नए ये से जो है जोश के साथ पढ़ें, और मन में एक संकल्प लेके पढ़ें कि मुझे एक जॉब चाहिए, ठीक है, अपने परिवार के लिए, हाँ, अपने एक अच्छे करियर के लिए, एटलीस्ट हमें एक जॉब चाहिए। इसके लिए बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से पढ़िए। आइए मैं आपकी मदद करता हूं। तो जैव प्रक्रम, आइए हम लोग जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है, किस तरह से जैव प्रक्रम क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये हम ऊर्जा पहले ही आपको बताया कि हम बाहर से लेना चाहते हैं। तो जब हम बाहर से ऊर्जा लेने की बात करते हैं, तो यानी कि हम कैसे लेंगे ऊर्जा, तो एक ही उपाय है, हम लोग भोजन से लेते हैं। तो ये जो भोजन के द्वारा जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों, ये जो भोजन के द्वारा हम लोग जो ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसी ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग शरीर में जो है एनर्जी को लाते हैं, भोजन को पचा करके, और इसे ही हम लोग पोषण कहते हैं, यानी कि यही न्यूट्रिशन है। और जो भी खाद्य पदार्थ हम लेते हैं भोजन के रूप में, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, यानी कि बहुत ही जटिल होते हैं। तो उन्हें सरल यौगिकों में बदलने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा एकमात्र जो है वो उसे बदलता है, जिसे हम लोग जो है इंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे इंजाइम कहा जाता है। पोषण के लिए आवश्यकता होती है, अधिकांश पदार्थों को हम लोग जटिल के अनुसार बदलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग इंजाइम के नाम से कहते हैं, इसे इंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो मैं इसी तरह से आप लोगों को जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं उठ करके फिर से पढ़ाऊँगा। तो मैं स्क्रीन पे जा रहा हूँ और वहीं से पढ़ाऊँगा जितना भी ये हो सके। जब मेन टॉपिक आएगा, जब समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं फिर से वापस आ जाऊँगा। आप लोग अच्छा से बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कार्बन
किस तरह से जो है अधिकांश खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो भोजन को विघटित करके उसे सरल यौगिकों में बदलते हैं। ठीक है, और ये जो सरल यौगिकों में बदला जाता है, ये किसके कारण बदला जाता है दोस्तों? ये एंजाइम से बदला जाता है, एंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम ही है जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलते हैं। जब हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को बदलता है, लाइपेज एंजाइम है जो फैट को बदलता है ना, सरल पदार्थों में। तो आप बिल्कुल जो है, जैसे कि एमाइलेज एंजाइम है जो हमारे लारों में मिलता है, मनुष्य के जो लार है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को, है ना, ग्लूकोज में बदलता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एंजाइम्स हैं पाचन तंत्र में उसका बहुत ही ज्यादा रोल है। ठीक है, अब एक बात आ जाती है कि श्वसन क्या है। तो श्वसन आपने देखा कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके, ठीक है, ऑक्सीजन को आपको बाहर से लेना है और इसके बाद जो कोशिका के अंदर जो भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि ग्लूकोज है, कोशिका में क्या रहता है? ग्लूकोज। जो भोजन का फाइनल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, वो ग्लूकोज है और यही छोटी आंत में अवशोषित होकर के कोशिकाओं में चला जाता है। जब कोशिकाओं में ये रहता है, वहीं पर अगर ऑक्सीजन जाता है तो इस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके इसे तोड़ देता है। किस किस में तोड़ता है ग्लूकोज को? ग्लूकोज को तोड़ता है H2O, ठीक है, मतलब वाटर, और CO2 में तोड़ देता है। ठीक है, और साथ ही साथ एनर्जी निकलती है। तो ये जो ऊर्जा निकलती है ये ऊर्जा का सिंबल है। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग जो है अपने दैनिक कार्यों को करने में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, श्वसन क्या है? श्वसन पाचन के बाद भोजन को तोड़ने का और उससे ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है, मेन काम क्या है श्वसन का? काम शरीर में एनर्जी को लिबरेट करना, है ना, उत्पन्न करना। ठीक है, अभी हम लोग आगे आते हैं, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसके ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जीव स्वपोषी होते हैं, जैसे कि सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। ये परीक्षा में पूछा गया है कि स्वपोषी कौन कौन है। ठीक है, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स कौन कौन है? तो सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु, क्योंकि ऑप्शन में आपको देंगे कि सभी हरे पौधे, ठीक है, सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु, सभी हरे पौधे कुछ विषाणु, ऐसे करके आपको ऑप्शन देंगे। ठीक है, मैं इसीलिए यहां से स्क्रीन पे यहाँ पे आया हूं, क्योंकि ताकि मुझे इस तरह से पढ़ाने में, आपको बोलने में काफी रहेगा कि कौन कौन सा चीज पढ़ना है। आपको भी बिल्कुल लाइन टू लाइन इसी तरह से पढ़नी है। ठीक है, तो हरे पौधे और कुछ जीवाणु। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करता है कौन? करता है एंजाइम करता है। ये सारे लाइन आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या कर रहे हैं, 4-5 कथन दे दे रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन गलत है या कौन सा कथन सही है, ये सब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो विषमपोषी हैं यानी कि जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। बात तो सही है। अगर हम विषमपोषी हैं यानी हेटेरोट्रॉप्स हैं, तो हम डायरेक्टली या तो पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं या इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे कोई कहेगा कि नहीं हम तो मांस खाते हैं, हम तो मांसाहारी हैं, हम तो पेड़ से हमें क्या मतलब है। लेकिन नहीं, आप सोच के देखिए कि जो मांसाहारी को आप खा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, हाँ, खस्सी हो, जो भी है, वो क्या खा करके उसके शरीर में ऊर्जा आया है? वो तो पेड़ पे निर्भर है, वो तो पत्तियों को खाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पे डिपेंड करते हैं। स्वपोषी यानी कि कौन? हरे पौधे और कुछ जीवाणु। ठीक है, ये है। इसी तरह से याद रखिएगा, जंतु तथा कवक विषम पोषी के जीवों में सम्मिलित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंतु यानी कि जो एनिमल्स हैं और कवक यानी कि फंगस हैं, वो विषम पोषी का कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि विषम पोषी के कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा? जंतु और कवक। और अगर ये पूछा जाए कि स्वपोषी के कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो क्या होगा आंसर? सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु। बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठा के दी जाती है। इसीलिए
आपको केवल और केवल यही पढ़ना है। आप अगर इससे ज़्यादा अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, कोई ये नहीं है, आपको सुविधा होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको जो एनसीईआरटी में दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आपको वो पढ़ना है, वो जानना है। यही तरीका है ग्रुप डी में अच्छा परफॉर्म करने का साइंस के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण क्या है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट पौधे बनाते हैं, है ना, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें पौधे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं तो इसी को पौधे ऊर्जा प्रदान करने में यूज करते हैं। देखिए, पौधों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे उनकी पत्तियां हिल रही हैं, ठीक है, उसमें भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि जो जल और खनिज लवण है वो मिट्टी से ऊपर जा रहे हैं, है ना, पत्तियों तक। फिर पत्तियों में जो भोजन तैयार हो रहा है वो फ्लोएम जो है उत्तक की सहायता से पौधे के चारों तरफ जा रहा है, जहां भी उनको स्टोर करना है, चाहे वो फ्रूट हो, ठीक है, या जड़ हो या तना हो, है ना, जहां भी उसको संचित करना है वहां पर उसको ले जाया जा रहा है। इसके लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसी भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग कहां से करते हैं पौधे, कार्बोहाइड्रेट से। याद रखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट वो खुद बनाते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट वो बनाते हैं और अगर तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, मान लीजिए कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट बनाया है लेकिन वो तुरंत यूटिलाइज नहीं हुआ, तो उन्हें वो मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग वो तुरंत नहीं करते, उन्हें किस रूप में कर लेते हैं संचित, मंड के रूप में, जिसे स्टार्च कहा जाता है। इसी प्रकार आप आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में भी हम लोग जब ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो अगर कुछ ऊर्जा का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में जाके संचित हो जाता है। किसके रूप में संचित हो जाता है दोस्तों, ग्लाइकोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ग्लाइकोजन जाके कहां पर संचित होता है, लीवर में। लीवर में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो संचित हो जाता है। अगर हम ग्लूकोज का उपयोग सही ढंग से ना करें, बचा रह जाए वो, तो किस फॉर्म में जाके जमा हो जाता है, एज ए ग्लाइकोजन लीवर में जाके जमा हो जाता है। उसी प्रकार पौधे अगर कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं करे, कुछ बचा रह जाए, तो वो कहाँ उपयोग हो जाता है, वो किस रूप में स्टोर हो जाता है, मंड के रूप में, यानी कि स्टार्च के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल, क्लोरोफिल युक्त जो पत्तियां हैं, यानी कि जो पौधे में क्लोरोफिल है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का मदद से सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ ही साथ कार्बन ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि ये कहां से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, जल से निकलती है, ऐसा करके क्वेश्चन देते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है दोस्तों, ये जल से बाहर निकलती है, H2O से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जल से जो है बाहर निकलती है। मैं इसे एक अलग कलर के पेन से दिखा रहा हूं ताकि आप लोग भी इसके महत्व को समझे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ये जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है ये कहां से निकल रहा है, जल से। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, एक के बाद एक स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि क्लोरोफिल क्या करती है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है, फर्स्ट काम। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ये दूसरा काम है। इसके बाद जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन होता है। जो जल के अणु हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटते हैं, ठीक है। इसके बाद कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। अपचयन मतलब जो है उसका रिडक्शन हो जाता है। आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लूकोज के रूप में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयित हो गया है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण।
ठीक है, तो ये अवकृत हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, आप देख सकते हैं, तो इस तरह से वो अवकृत होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे जो भी दिए गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिए। इसके बाद क्या होता है कि जरूरी नहीं है, ये पॉइंट को पढ़िए, हमने पहले ही कहा है कि एनसीईआरटी में आपको उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें से ये भी एक लाइन है, आप जानते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो चरण है, ये जो स्टेप दिया गया है, 1 2 3, ये लगातार हो। जैसे कि उदाहरण के लिए मरुद्भिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मरुद्भिद है यानी कि जो मरुस्थलों में जो पौधे होते हैं, जैसे कि कैक्टस, है ना, कैक्टस कहाँ होता है, वो मरुस्थलीय पौधों में, पौधों का एक उदाहरण है। तो वो क्या करते हैं, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। सोचिए, यानी कि मरुद्भिद क्या करते हैं, रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ बनाते हैं, मतलब एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ। इसके बाद जब दिन में फिर से सूर्य निकलता है, तो वहां से सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि नॉर्मली ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं वो बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वे कौन से पौधे हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं। अगर आप मेरा वीडियो को अच्छा से देख रहे हैं, तो जो क्वेश्चन मैंने बना के रखा हुआ है उसका एक छोटा सा नमूना आप लोगों को दिखा रहा हूं, ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि हम लोग कितने इस तरह के प्रश्न को करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये पीपीटी बना हुआ है मेरा, और प्रश्न का जो कैटेगरी है, ये देखिए कि किस तरह के प्रश्न है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखा रहा हूं। देखिए, देखिए, ये रहा क्वेश्चन। आप ही बताइए दोस्तों कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में देगा, तो कैसे करके हम लोग आंसर को कर पाएंगे, अगर हम पूरा तरह से नहीं पढ़ेंगे, समझ के नहीं पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन गलत नहीं है, ये बताना है आपको, नॉट करेक्ट है। आपको 4 कथन दिए गए, ए बी सी डी, अब इसमें से बताना है कौन से कथन गलत नहीं है। तो आपको तो बाकी सारे ऑप्शंस पता होना चाहिए ना, तब तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको एक सैंपल दिखाया हूं, ताकि आपको ये लगे कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि ये देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन गलत नहीं है, ठीक है। तो आप 4 ऑप्शन है, आपको सभी पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे। तो बहुत ही ये से जो है मेहनत से और पूरा एनसीईआरटी को पढ़ के मैंने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। उम्मीद है कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 पीपीटी है, एक तो ये है, दूसरा ये देखिए, यहाँ से भी न्यू पैटर्न एमसीक्यू करके मैंने बनाया है, ठीक है। ये लगभग आप अगर देखेंगे तो एक चैप्टर में देखिए इस तरह का क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग भी समझ के देखिए कि क्या क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में कौन करेक्ट है। हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ऑप्शन देखिए जरा, 1 और 2 ओनली, 1 एंड 4 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, 2 3 एंड 4 ओनली। अब बताइए, इतना मुश्किल हो जाएगा अगर हम चीजों को नहीं समझ करके पढ़ेंगे तो। और एक बात आपको बता दें कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ना होगा, समझना होगा, है ना। इसके बाद ही तो हम लोग ये सब क्वेश्चन आसानी से करते चले जाएंगे, और आपको हम याद भी दिलाएंगे कि देखिए वहां पे हमने ये समझाया था, वहां पे हमने ये बोला था। तो इसीलिए धैर्य रख के पैसेंस के साथ आप करिए। भले ही ये वीडियो लंबा हो, बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से वापस जो है अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ मरुद्भिद जो हैं, यानी कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं, जैसे कि कैक्टस, वो क्या करते हैं, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करते हैं और अंतिम उत्पाद बनाते हैं, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। पत्तियों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको
कुछ हरे कलर का धब्बा जैसा दिखाई देगा, है ना, ग्रीन तरह का स्पॉट दिखाई देगा, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इसी में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये रहा पत्ती, आप यहाँ देख सकते हैं इन पत्तियों में जो ये स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या किया गया है, इनको जो है टेस्टिंग किया गया है और उसको मंड परीक्षण करने के बाद, मतलब एक ये का पाउडर ये होता है, उसमें आयोडीन के सॉल्यूशन में डुबाकर इसको निकाला गया है, तब जाकर के ये स्पॉट आपको दिख रहे हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के स्पॉट आपको दिख रहे हैं, यही क्लोरोप्लास्ट है और इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, ये इस जगह से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें रंध्र छिद्र कहा जाता है, स्टोमेटा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टोमेटा। पत्तियों में जो छिद्र होता है उसे स्टोमेटा कहते हैं, और तनों और जड़ों में जो छिद्र होता है, तनों और जड़ों में भी छिद्र होता है, उसे लेंटिसेल कहा जाता है, लेंटिसेल्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे जगह पे आएगा, मैं यहाँ पे चूंकि आया है तो यहाँ भी मैं आपको बोलता चल रहा हूं। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रहेगा। तो स्टोमेटा का बंद होना और खुलना के लिए गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं दोस्तों, गार्ड सेल्स होती हैं, है ना। तो ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये दो जो ये सेल्स हैं, इन्हीं ये बंद हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बंद हो गया है और खुल जाती है। तो ये जो बंद होना और खुलना किस बात पर निर्भर करता है, वो यहां पर दिया हुआ है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। द्वार कोशिकाओं, ये जो हिंदी में बोलते हैं द्वार कोशिका, याद रखिएगा, गार्ड सेल को क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। एकदम अच्छा से याद रख लीजिए कैसे खुलता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। पहले वो स्वेल करती है ना, फूल जाती है, तो जब फूलेगी तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आएगी। ठीक है, मतलब ये हो करके फुल करके, तो इस तरह से ये स्पेस बढ़ जाता है जिससे कि ये छिद्र खुल जाता है। इसी प्रकार जब जल उससे निकल जाती है, यानी कि जल उसमें से बाहर निकल जाती है, तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और छिद्र बंद हो जाता है। यानी कि जल जब आती है इसके अंदर तो ये खुल जाता है, और जल जब इससे बाहर निकलती है, यानी कि जल इसमें कम हो जाता है, तो ये सिकुड़ कर बंद हो जाती है। तो ये स्टोमेटा का बंद होना और खुलना गार्ड सेल्स की मदद से, यानी कि जो द्वार कोशिकाएं हैं उनकी मदद से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, क्योंकि इसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में होता है। मेनली प्रोटीन बनाने के काम आता है नाइट्रोजन। लेकिन यह ध्यान रखिए, जिस प्रकार जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे क्या करते हैं, सीधे वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को वो सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। तो वो मिट्टी से नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है ना, ये दरअसल जीवाणु होते हैं, जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया कहा जाता है, जो दलहनी पौधों के जड़ों में होता है। वही उसका उदाहरण एक है एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, ये बैक्टीरिया का उदाहरण है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं और इसे ही पौधे जड़ों से अवशोषित करके ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, नाइट्रोजन को पौधे सीधे वातावरण से ग्रहण नहीं करते हैं, यह कथन आपको पूरा पता होना चाहिए। दूसरा, नाइट्रोजन जो लिया जाता है वो अकार्बनिक, यानी कि इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। और ये नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में कौन बदलता है नाइट्रोजन को, जीवाणु है ना, बैक्टीरिया है कुछ, जो दलहनी जाति के पौधों के जड़ों में रहता है, जैसे कि राइजोबियम और एजिटोबैक्टर। ठीक है, विषमपोषी पोषण।
विषमपोषी पोषण यानी कि जो पोषण के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। यानी कि कुछ पौधे क्या करते हैं, पहले भोजन को बाहर में ही उसको विघटित कर दिए, मतलब तोड़ दिए, है ना, छोटा छोटा कणों में बदल दिए और बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उदाहरण है फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम और कवक। आदि कवक इसके उदाहरण है। मतलब ये जो कवक के, ये सब कवक ही है, फफूंदी, ईस्ट और मशरूम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मतलब वे कौन से अ, पौधे हैं जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और बाद में उसे अवशोषित कर लेते हैं। तो उदाहरण क्या होगा, फफूंदी, ईस्ट, मशरूम, है ना, ये सब, ठीक है। क्योंकि ये लोग तो खुद से अपना भोजन नहीं बनाते, है ना, ये परपोषी हैं, दूसरे पे निर्भर करते हैं पोषण के लिए। इसी प्रकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं, अमीबा में पोषण। यानी अमीबा किस तरह से भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हम लोग जरूर से जरूर जो है करेंगे, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अमीबा में पोषण देखिएगा, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, अमीबा है, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय हैं। यानी इनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो भोजन का संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। यानी कि वो भोजन को ग्रहण कैसे करते हैं, उनका कोई मतलब मुंह नहीं होता कि वहां से वो ग्रहण कर लेंगे, वो संपूर्ण सतह से ग्रहण करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अमीबा, अमीबा में एक उंगली जैसी अस्थाई प्रवर्ध निकलती है, एक स्यूडोपोडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पछाब है या कूटपाद जिसे कहते हैं, ठीक है, ये अपने आप ये बनता है और जो भोजन के कण हैं, देखिए इस तरह से भोजन के कण उसके अंदर चले जाते हैं और बाद में अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका मतलब वैक्यूअल। यहाँ पर ये जो वैक्यूम जैसा ये जो क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम जैसा, यही खाद्य रिक्तिका में ये पड़ा रहता है और यहीं पे भोजन जो है वो हजम मतलब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, खाद्य रिक्तिका यानी कि वैक्यूल में जो है भोजन जो है पचता है, यानी कि पोषण जो है उसको मतलब खाना जो है वो उसका हजम होता है, पचता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अमीबा होता है उसमें फूड का डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो वो खाद्य रिक्तिका यानी कि वैक्यूल से होता है। दूसरा प्रश्न है कि जो अमीबा है वो भोजन को कैसे पकड़ता है, किस तरह से कैच करता है, तो वो है कूटपाद के द्वारा, ठीक है। पदाब भी, पादाब या कूटपाद, जो भी आपको एनसीईआरटी में हिंदी दिया गया है आप उसे ही पढ़िए, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कूटपाद के द्वारा होता है। ठीक इसी प्रकार और एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम है पैरामीजियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैरामीजियम होता है ये भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ले जाके वहां पर उसको रख देता है। और ये जो काम करता है ये सीलिया नामक करता है, पछ्याब जिसको बोलते हैं, पछ्याब या सीलिया। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरामीजियम में जो भोजन ग्रहण करते हैं वो किससे करते हैं, तो वो पछ्याब से करते हैं, याद रखिएगा, पैरामीजियम में। और जो अमीबा है, अमीबा में किससे करते हैं, कूटपाद से करते हैं। अमीबा में किससे भोजन को ग्रहण करते हैं, कूटपाद से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जो जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं आपको ध्यान से ही करना है, केवल उन्हीं को लाइन बाय लाइन अच्छा से करते जाना है दोस्तों। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप जो है बुक लेकर के बैठिएगा। तो आइए आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मनुष्य में पोषण हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये मनुष्य में जो पोषण है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर सेट में आए हुए हैं, 2022 के भी एग्जाम में, 2018 के भी एग्जाम में। तो अच्छा से समझिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन है, कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला कौन है, फैट को पचाने वाला कौन है। तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन नहीं, आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसान है अगर आप ध्यान से समझे कि क्या इसमें से पूछा जाता है
ये जो है ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में पाचन, इसके बाद मैं स्क्रीन पे वापस जाऊंगा ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना हो आपको। बिल्कुल मनुष्य में पाचन जो तंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो भोजन को हम लोग मुख में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग मुख में उसको चबाते हैं, अपने दांतों से उसको हम लोग क्रश करते हैं, इसके बाद मुंह में जो टेस्ट है, जो भी टेस्ट बड्स है हमारे जीभ में, उसके वजह से टेस्ट लगने के कारण हमारा लार स्रावित होता है। जो हमारा लार है, उस लार में एक एंजाइम होता है जिसे एमिलेज कहते हैं। तो ये जो एमिलेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये मंड को यानी कि स्टार्च को, ठीक है, क्या करता है, सरल शर्करा में खंडित कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैं हर एक में स्टार आपको लगा दूंगा ताकि आप लोग भी उसी तरह लगाते रहें। एमिलेज क्या करता है, जो एमिलेज एंजाइम है ये लार में पाया जाता है और ये मंड को यानी कि स्टार्च को सरल शर्करा यानी कि सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ये माल्टोज ही सिंपल शुगर का उदाहरण है ना, सरल शुगर में बदल देता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि भोजन को मुख से लेकर अमाशय में आना होता है। जो मुख को हमने यहां पर चबाया, मुख को आना होता है, तो ये ग्रसिका के मदद से आता है। ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये वाला ओइसोफेगस, इसको बोलते हैं ओइसोफेगस, ग्रसिका। इसके माध्यम से जो है वो यहां पर आता है अमाशय के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया कि मुंह में भोजन जो है चबाया गया, चबाने के बाद एमिलेज एंजाइम केवल और केवल ध्यान रखिएगा कि वो स्टार्च का ही पाचन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। मुंह में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट नहीं होता, फैट का पाचन का स्टार्ट नहीं होता। हम लोग अगर प्रोटीन खाते हैं, मान लीजिए कोई चिकन खा रहा है या कुछ और ऐसा खा रहा है जिसमें प्रोटीन है और उसे चबा रहा है, जब वो चबाएंगे तो भी लेकिन उसका पाचन मुंह में स्टार्ट नहीं होगा। वो एक भौतिक क्रिया है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है, चबाना, उसको क्रश करना। लेकिन जो रासायनिक रूप से उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है प्रोटीन का, वो अमाशय में होता है, ठीक है, स्टोमक के अंदर होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का पाचन कहां पर स्टार्ट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर स्टार्ट होता है ये पूछा जाएगा तो मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रोटीन का पाचन बोला जाए कहाँ स्टार्ट होता है, तो अमाशय में स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो क्षुद्रांत्र देख रहे हैं लिखा हुआ है ना, यही स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो बृहद्रांत्र लिखा हुआ है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे पॉइंट आते जाएगी मैं आपको बताते जाऊंगा। पहला बात ये ध्यान रखना है कि जो भोजन है, आप अगर गौर से देखें तो जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है ना, वो एक पाइप की तरह है, जो यहां से स्टार्ट हुआ है और बिल्कुल बंद पाइप है और इस तरह से करके छोटी आंत में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से जो है एनस के द्वारा बाहर निकल गया। यानी कि अगर आप पाचन तंत्र को अच्छी तरह से गौर से देखें तो वो आपको बस यही लगेगा कि वो पाइप है, लेकिन कहीं पे थोड़ा ज्यादा मोटा फूला हुआ है तो वो एक अमाशय हो गया, ठीक है। वही पाइप पतला है तो छोटी आंत हो गया, वही पाइप थोड़ा मोटा हो गया तो बड़ी आंत हो गया। दरअसल वो एक पाइप है, पूरा का पूरा एक पाइप के तरह ही रचना है अगर आप देखें तो, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमाशय में जो यानी कि जो भोजन है, उस पूरे पाचन तंत्र में उसको ऊपर से लेके नीचे तक जाने के लिए मूवमेंट करना होगा, है ना, उसको गति करना होगा। तो इसको बोलते हैं क्रमाकुंचक गति, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है यानी कि क्रमाकुंचक गति, ये कहां पर होती है, तो ये पूरे पाचन तंत्र में होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो हम लोगों का पाचन नलिका है, इस पूरे मतलब पाचन ये में ये मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ग्रसिका के द्वारा लाया जाता है, आइसोफेगस के द्वारा लाया जाता है मुंह से अमाशय तक। अब मान लीजिए भोजन अमाशय में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अमाशय का जो भित्ति होता है, अमाशय का ये जो अमाशय है यानी कि स्टोमक है, इसका जो भीतरी सतह है ना, भित्ति जिसको बोलते हैं अंदर का, उसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां होती हैं दोस्तों,
जठर ग्रंथियां। और यही जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो तीन चीज प्रोड्यूस करती हैं, तीन चीज। नंबर वन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर टू, एक प्रोटीन पाचक इंजाइम जिसको पेप्सिन कहते हैं। और नंबर थ्री, स्लेस्मा, जिसको कि हम लोग म्यूकस कहते हैं। तो ये तीन चीज वो प्रोड्यूस करती है। कौन कौन सा, एकदम रट लीजिएगा। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियां अमाशय की भित्ति सतह पर पाई जाती हैं और ये तीन चीज स्रावित करती हैं: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे पेप्सिन कहते हैं, तथा श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। अब देखिए तीनों का काम। आपने देखा कि अमाशय के भीतरी सतह में जठर ग्रंथियां हैं और ये जो जठर ग्रंथियां हैं तीन चीज स्रावित कर रही है: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा। तो आप ये भी जानने के इच्छुक होंगे कि ये तीनों क्या क्या काम करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। ये माध्यम को अम्लीय बनाता है। जो स्टमक है उसके अंदर जो माध्यम है उसको वो अम्लीय बनाता है, एसिडिक बनाता है, क्योंकि HCl अम्ल है। क्यों ऐसा बनाता है? क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है ना, वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। इसीलिए पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए उस मीडियम को वो एसिडिक बनाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाती है काम जो है श्लेष्मा का। म्यूकस का क्या काम है? तो ध्यान रखिएगा, म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो जैसे ही एसिड बाहर निकलेगा और अगर श्लेष्मा नहीं होगी तो एसिड क्या करेगा, स्किन के साथ रिएक्शन करेगा और अंदर में कई तरह का जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए जो श्लेष्मा होता है यानी कि जो म्यूकस होता है वो अमाशय के आंतरिक सतह की रक्षा करता है। ध्यान रखिएगा। तो तीनों का फंक्शन आपने देखा। HCl अम्ल क्या काम कर रहा है? वो एसिडिक मीडियम बना रहा है ताकि पेप्सिन एंजाइम काम कर सके यानी कि प्रोटीन का पाचन कर सके। और श्लेष्मा यानी कि जो म्यूकस है वो क्या काम कर रहा है? वो अम्ल से उसके आंतरिक दीवार की रक्षा कर रहा है, आंतरिक स्तर की, अमाशय के आंतरिक स्तर की रक्षा कर रहा है। ठीक है। तो तीनों का बात हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से हमारा देख लीजिएगा टॉपिक। पहले मुंह में पाचन हुआ, मुंह से ईसोफेगस के द्वारा स्टोमक में आया, स्टोमक के बाद अब जो है वो शुद्रांत्र में जाता है। शुद्रांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखिएगा, यहां हम स्टार लगाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है ये ध्यान रखना है अच्छा से। ठीक है। सबसे पहले ये अवरोधनी पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है। आप अगर एक बार गौर से देखें तो आपको यहां पर दिखेगा कि किस तरह से जो जो ये जो आपका अमाशय है, अमाशय का ये जो सिरा आप अगर देखें तो अमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन का एक जंक्शन पॉइंट है। मतलब दोनों जहां पर जुड़े हुए हैं, है ना। हमने पहले ही कहा कि ये पूरा एक कंटिन्यूअस पाइप है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रेक है। एक ब्रेक है आपका अमाशय और छोटी आंत के बीच। तो अमाशय और छोटी आंत जहां पर मिले हुए हैं, ठीक है, वहां पर एक अवरोधी कोशिका, अवरोधी जो है पेशी पाई जाती है। तो ये जो अवरोधनी पेशी है जिसे पायरोलिक स्फिंक्टर कहते हैं, है ना, अवरोधनी पेशी कहते हैं, ये भोजन को धीरे धीरे करके जो है छोटी आंत में भेजता है। मतलब उसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। मतलब ये पचकता है सिकुड़ता है, पचकता है सिकुड़ता है, मतलब इस तरह से हल्का हल्का इस तरह का मूवमेंट होता है, ताकि जो जो भोजन इस लायक हो चुका है, जो पच चुका है, वही अमाशय से निकलकर छोटी आंत में जाए। जो अभी नहीं पचा है, हम लोग तो एक बार में सारा खाना नहीं खा लेते, हम लोग खाते हैं फिर कभी मन हुआ तो कुछ और खा लिए, है ना। तो जो ऑलरेडी उस तरह का घोल के रूप में एकदम पच चुका है वो छोटी आंत में चला जाएगा, और जो अभी तक नहीं पचा है वो अभी अमाशय में ही पड़ा रहेगा, अभी उसका और भी आगे प्रोसेसिंग होगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो अवरोधनी पेशी है, ये भोजन को जब छोटी आंत में वो जाता है तो उसको वो कंट्रोल करती है, उसको नियंत्रित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अवरोधनी पेशी। अब ये भी बात ध्यान देने की है कि छोटी आंत में क्या होगा, क्या क्या यहां पर बचेगा, क्या होता है, ये सब जानने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शुद्रांत्र है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है। और ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग लंबाई की पाई जाती है। यानी कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिसमें इसकी लंबाई छोटी है,
और कुछ जानवर ऐसे हैं जिसमें इसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि क्या वो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। अगर वो शाकाहारी हैं यानी कि वेजिटेरियन हैं, तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सेलुलोज जो जो होता है उसको पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा समय तक जो है वो रखने की जरूरत पड़ती है छोटी आंत में। तो इसके लिए वो काफी लंबा होता है। एक ही मात्र याद रखिएगा, सेलुलोज के कारण। सेलुलोज जो होता है वो पौधों में पाया जाता है, तो सेलुलोज का पाचन के लिए जो भी शाकाहारी के छोटी आंत होती है वो लंबी होती है। ठीक। लेकिन जो मांसाहारी हैं, जो मांस खाते हैं, तो उनका पाचन थोड़ा सरल होता है, तो इसीलिए उनकी जो क्षुद्रांत है वो छोटी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। जो भी शाकाहारी पशु होंगे उनकी छोटी आंत लंबी होगी, और जो भी मांसाहारी होंगे उनकी छोटी आंत जो है छोटी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि आखिर छोटी आंत में अब क्या होता है, क्या क्या पाचन होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, ये वाला। तो यहां पे हम एक स्टार लगाते हैं। आइए, क्षुद्रांत्र जो होता है यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहीं पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन होता है। भले ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में स्टार्ट हो जाता है यानी कि स्टोमक में, लेकिन पूर्ण रूप से इसका पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इसके लिए जो यकृत तथा अग्न्याशय से श्रवण प्राप्त करता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो छोटी आंत है उसमें कहां से स्राव आता है, कहां से उसमें जो है श्रावण वो प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, ये यकृत यानी कि लीवर और अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज, ये दो ऐसे ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जिनसे कि स्राव को प्राप्त करता है। अमाशय में क्या था? अमाशय में जठर ग्रंथि था, वहां से स्राव निकलता था। ठीक है। और जो छोटी आंत है उसमें कहां से स्राव आ रहा है? उसमें यकृत और अग्न्याशय दो जगह से आ रहा है। अब आइए देखते हैं कि कहां से क्या आएगा और कौन किसको पचाएगा, क्या क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंटरेस्टिंगली पढ़िए और साथ ही साथ जो है समझते हुए करिए। अमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है। बात तो सही है कि जो अमाशय से भोजन आएगा, अमाशय में क्या था? अमाशय में तो HCl अम्ल था, तो वो तो एसिडिक होगा। और अग्न्याशयी एंजाइम की क्रिया के लिए इसे क्षारीय बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है ना, उनको अगर एक्टिव करना है, उनको अगर जो है मतलब एक्टिवेट करना है, तो जो मीडियम है वो क्षारीय होना चाहिए, एल्कालाइन मीडियम होना चाहिए। तो इसको एल्कालाइन कौन बनाएगा? क्योंकि जो भोजन अमाशय से आया है वो तो एसिडिक है। अब एसिडिक से एल्कालाइन बनाना है, तो इसके लिए यकृत, इसके लिए जो यकृत है यानी कि लीवर है, उससे पित्त रस का स्राव होता है। और ये जो पित्त रस है यानी कि बाइल है, ठीक है, ये वसा पर कार्य करता है। और क्षुद्रांत्र में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वसा होती है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्षुद्रांत्र में जो गोलिकाएं होती हैं, जो फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? बड़े बड़े गोले के रूप में होते हैं, और इस पर इंजाइम अपना कार्य नहीं कर पाता। तो पित्त लवण, जो पित्त होता है बाइल, उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक, पित्त लवण और पित्त वर्णक। जो पित्त लवण होते हैं यानी कि बाइल सॉल्ट होते हैं, वो ये जो फैट के बड़े बड़े जो गोले थे उनको छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इमल्सीकरण कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप अगर ध्यान से देखें तो बाइल का यानी कि पित्त का पहला काम क्या हुआ? पहला काम हुआ इमल्सिफिकेशन। ये सारा क्वेश्चन भरा पड़ा है, जो मैं आपको पीपीटी दूंगा उसमें ये सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। पहला काम है बाइल का इमल्सिफिकेशन, और ये इमल्सिफिकेशन कौन करता है?
बाइल सॉल्ट करता है, बाइल सॉल्ट। ठीक है, बाइल के दो पार्ट होते हैं, एक बाइल सॉल्ट और एक बाइल पिगमेंट। जो पिगमेंट होता है वो बिलिरुबिन होता है। आपने देखा होगा कि बिलिरुबिन अगर बढ़ जाता है तो अक्सर चेहरे पीले, है ना, आँख ये सब जो है पीला दिखता है, हाथ वाथ पीला हो जाता है, तो ये बिलिरुबिन का जो ये है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इमल्सीकरण करके फैट के बड़े कणों को छोटे कणों में बदल दिया जाता है, पित्त का पहला काम। दूसरा काम तो आपने देख ही लिया, ठीक है, कि वो मीडियम को क्या बना रहा है, एल्कालाइन बना रहा है ना, एल्कालाइन बना रहा है। अगर वो एल्कालाइन मीडियम को नहीं बनाएगा तो जो अग्नाशय से निकलने वाला इंजाइम है वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये होता है। तो अग्न्याशय से एक अग्न्याशयी रस का स्रवण होता है, इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अग्न्याशय से जो प्रोटीन जो एक रस निकलता है उसमें कौन सा होता है एंजाइम, तो प्रोटीन पचाने का एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है, ट्रिप्सिन। तो आप यहां पर गौर कीजिए, तो ध्यान से दीजिएगा आप, तो समझ में आएगा आपको। यही कंफ्यूजन होता है स्टोमक में प्रोटीन को पचाने के लिए क्या देखा था आपने, स्टोमक में प्रोटीन को पचाने के लिए क्या देखा था आपने, बताइए। प्रोटीन को पचाने के लिए आपने देखा था पेप्सिन, याद आया, पेप्सिन। अब स्टोमक में पेप्सिन हो गया। अब इसी प्रोटीन को पचाने के लिए, क्योंकि फाइनल डाइजेशन याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है। भले ही प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है स्टोमक में, लेकिन फिनिश जाके कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में होगा। तो यहां पर कौन काम कर रहा है, यहां पर काम कर रहा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, यही क्वेश्चन जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है स्टूडेंट्स को। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो पेप्सिन है ये स्टोमक में, और ये जो ट्रिप्सिन है ये कहां पर हुआ दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन को पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अब जो इमल्सीकृत वसा है, यानी कि जो छोटे छोटे कणों में बदल गया है, वसा का कण फैट का, उसको लाइपेज एंजाइम उस पर एक्शन करता है। लाइपेज, याद रखिएगा, लाइपेज एंजाइम पहली बार आप यहां पर सुन रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन का पाचन के लिए दो बार आपने सुना, एक बार पेप्सिन स्टोमक में और ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन लाइपेज एंजाइम यानी कि वसा को पचाने के लिए जो एंजाइम है, वो लाइपेज एंजाइम एक ही बार आप देख रहे हैं छोटी आंत में, और छोटी आंत में ये स्रावित होता है। और फाइनली क्या होता है छोटी आंत में, देख लीजिए, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में, और जो वसा है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल फॉर्म है। याद रखिएगा, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन्हें सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना जरूरी होता है। यही पोषण है, यही पाचन है। तो फाइनली प्रोटीन बदल गया अमीनो अम्ल में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बदल गया ग्लूकोज में, और जो वसा है यानी कि फैट है वो बदल गया वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल फॉर्म है, कौन किस में बदल जाता है। अब आते हैं कि जब ये फाइनली जो है सरल रूप में बदल गया है, तो इसका अवशोषण भी जरूरी है ताकि कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए छोटी आंत में यानी कि शुद्रांत्र में उसके आंतरिक स्तर पर जो है कुछ उंगली जैसी रचनाएं होती हैं, फिंगर जैसा, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, यानी कि विलीज। क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में उसे विलीज कहते हैं, दीर्घरोम। यही दीर्घरोम है जो उसके सतही एरिया को बढ़ा देता है ना, सतही एरिया को बढ़ा देता है, और जिससे कि उसमें बहुत सारे रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स होते हैं, केशिकाएं, पतली पतली रक्त की जालिकाएं होती हैं, जो वहां से भोजन को अवशोषित कर लेती हैं और कोशिका तक पहुंचाती हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह से भोजन का पाचन हो गया, अवशोषण भी हो गया, छोटी आंत में भोजन अवशोषित हो गया। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले दीर्घरोम की सहायता से। अब जो भोजन नहीं पचता वो बृहदान्त्र में आता है, यानी कि बड़ी आंत में आता है।
और बड़ी आंत में भी दीर्घरोम होती है, याद रखिएगा, बड़ी आंत में भी विलीज है। और ये जो विलीज है यानी कि दीर्घरोम है, ये जल का अवशोषण करते हैं, याद रखिएगा, जल का अवशोषण करते हैं। और जो भी हम दवा वगैरह खाते हैं उसका भी जो अवशोषण है वो बड़ी आंत से ही होता है। यानी कि जो बड़ी आंत में अवशोषण का काम हो रहा है वो मुख्य रूप से जल का अवशोषण और औषधि यानी कि ड्रग्स का अवशोषण जो है हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से जो है मनुष्य में पाचन का ये है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरह से पाचन हो रहा है। सबसे पहले मुंह में हम लोग जो है पाचन को लेते हैं। एक बार आपको मैं यहाँ पर दिखा के बता देता हूँ। देखिए, तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि सबसे पहले हम लोग भोजन को मुंह में ग्रहण करते हैं। जैसे ही हम लोग मुंह में भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे चबाते हैं, तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल ग्लूकोज में बदल जाता है। और यही वजह है कि जब हम रोटियों को काफी देर तक मुंह में चबाते हैं तो वो हमें मीठा लगता है, क्योंकि वो स्टार्च उसका जो है वो माल्टोज या फिर सिंपल शुगर में बदल जाता है, और शुगर तो मीठा होता है, यही वजह है कि वो मीठा लगता है। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन अगर आप देखें तो मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रोटीन होता है और फैट होता है उसका पाचन मुंह में स्टार्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो यहां से भोजन चबाने के बाद आइसोफेगस यानी कि ग्रसिका के द्वारा यहां पर भी क्रमाकुंचन गति, यहां भी जो भोजन उतरता है डायरेक्ट नहीं उतर जाता, यहां भी वो मूवमेंट करते हुए धीरे 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 करके जो है आता है, ताकि अचानक से आने पे फिर ये मतलब ये होगा। इसीलिए कुदरत ने इस तरह का इसको बनाया हुआ है कि मूवमेंट करते हुए आस्ते आस्ते करके आता है। कभी कभी आप देखे होंगे यहाँ पे हम लोग का गला में फंस जाता है तो हम लोग जल से उसको ये करते हैं ताकि वो, सॉरी, ताकि वो जो है आसानी से जो है यहाँ पर छोट अमाशय में आ सके। अब मान लीजिए जब भोजन अमाशय में आ जाता है तब क्या होता है। देखिए, अमाशय में जब भोजन आ जाता है तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो ग्लूकोज के रूप में स्टार्ट हो गया वहीं पे, लेकिन फर्स्ट टाइम यहां पर अमाशय में आने के बाद प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। क्योंकि अमाशय का जो आंतरिक दीवार होता है, मतलब मान लीजिए आप इसको इस तरह फाड़ के अगर देखेंगे तो इसका जो आंतरिक दीवार होगा इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। तो ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, इसमें तीन तरह का स्राव निकलता है। HCl एसिड निकलता है, ठीक है, म्यूकस निकलता है, और एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन निकलता है। तो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचाता है, स्टार्ट करता है, और जो HCl है वो भोजन का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है। और जो म्यूकस है, चूंकि म्यूकस एक चिपचिपा लसलसा जैसा पदार्थ है, तो जब इधर से HCl एसिड निकलता है तो अमाशय के चारों दीवारों पर वो चिपचिपा एक सतह के रूप में रचना कर देता है, जिससे कि एसिड का इफेक्ट को कम कर सके। ठीक है, तो ये इसका काम है। यानी कि यहां पर अमाशय में आप कुल मिलाकर देख रहे हैं कि आप प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हुआ, फैट अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ पाचन। ठीक है, फैट इसके बाद जो भोजन है, फैट के साथ यहां पर एक जंक्शन होता है, ठीक है, जिसे अवरोधिक जो है पेशी कहते हैं, है ना, पायरोलिक स्फिंक्टर। इसकी मदद से ये जो जंक्शन पॉइंट है आप यहां देख रहे हैं, ये अमाशय से छोटी आंत में चला जाता है। जब छोटी आंत में चला जाता है तो छोटी आंत में, ये जो छोटी आंत है यहां पर दो तरह का सिक्रीशन आता है। यहां पे देखिए, एक सिक्रीशन आपको दिख रहा होगा लीवर का, लीवर से कनेक्टेड है, और दूसरा जो है यहाँ पैंक्रियाज है, अग्न्याशय जिसे कहते हैं। तो यानी कि छोटी आंत में दो जगह से सिक्रीशन उसको मिलता है, एक लीवर से और दूसरा पैंक्रियाज से। जो लीवर से मिलता है वो होता है बाइल, मेनली बाइल होता है ना, पित्त। तो पित्त का प्रमुख काम है, क्योंकि जो 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 भोजन आपका अमाशय से आया है छोटी आंत में, ठीक है, तो वो एसिडिक है, अम्लीय माध्यम है।
तो अम्लीय माध्यम में छोटी आंत में पाचन नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें जो एंजाइम काम करेंगे ना, वो उनके लिए चाहिए कि वो मीडियम एल्कालाइन हो, यानी कि वो जो है क्या बोलेंगे, क्षारीय माध्यम होना चाहिए। तो उसको क्षारीय बनाने के लिए क्या करना होगा कि ये जो बाइल है ये बहुत ही ज्यादा कड़वा और ये होता है, और कड़वा का मतलब आप जानते ही हैं कि वो क्षारीय होता है, तो वो मीडियम को क्षारीय बना देता है। ये एक काम वो कर दिया। दूसरा काम ये करता है कि जो फैट के कण होते हैं ना, छोटी आंत में काफी बड़े बड़े होते हैं, तो उनको वो तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। इसको इमल्सीकरण कहते हैं। तो जो जो बाइल है, बाइल का दो भाग होता है, एक बाइल सॉल्ट यानी कि बाइल का जो लवण है वो पित्त लवण। तो ये जो पित्त लवण है वो क्या कर रहा है, फैट के बड़े बड़े कणों को वो छोटे छोटे कणों में बदल दे रहा है, ताकि जो इंजाइम्स है उस पर एक्शन कर सके, है ना। बड़े बड़े रहने पे वो एक्शन नहीं कर पाते हैं ना, तो बदलते, इसको इमल्सीकरण कहते हैं। तो फैट का प्राइमरी काम आपने देखा, सॉरी, बाइल का यानी कि पित्त का प्राइमरी काम आपने क्या देखा कि इमल्सीकरण करता है। ठीक है। इसके बाद जब इमल्सीकरण हो जाता है तब क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो फैट है उसको पचाने के लिए एक एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, एमाइलेज, सॉरी, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम आता है, और वो फैट को फाइनली जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और प्रोटीन को पचाने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन को पचाने के लिए, ठीक है, प्रोटीन को पचाने के लिए क्या था दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में था पेप्सिन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ट्रिप्सिन। इसी ट्रिप्सिन एंजाइम के मदद से प्रोटीन फाइनली जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो फाइनली किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है ग्लूकोज में। ठीक है। तो ये एकदम से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो पैंक्रियाज है ना, एमाइलेज एंजाइम हमारे लार में भी होता है, और वही एमाइलेज एंजाइम जो है पैंक्रियाज में भी होता है। तो वही पैंक्रियाज से जो है एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट फाइनली अभी तक नहीं पच पाया है, वो छोटी आंत में एमाइलेज एंजाइम से वो जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एमाइलेज एंजाइम है वो हमारे लार में भी होता है, जिससे कि मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है, और फाइनली जाके जब छोटी आंत में वो बदलता है तो वहां पर पैंक्रियाटिक जूस के जरिए, यानी पैंक्रियाज में यानी कि अग्न्याशय में भी जो है एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हम लोगों का ये कंप्लीट हुआ। और एक दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि छोटी आंत में जब भोजन का अवशोषण, छोटी आंत में जब भोजन जो है पच जाता है, तो उसको अवशोषित करने के लिए उसके आंतरिक दीवारों पर फिंगर जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग जो है दीर्घरोम यानी कि विलीज कहते हैं, और इस पे केशिकाओं का यानी कि रक्त का जालिका जैसा रहता है, और यही जो है भोजन को फाइनली एब्जॉर्ब करके और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा देता है। ठीक है। और इसके बाद जो अनपचा भोजन है वो बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत में भी जो है दीर्घरोम होते हैं, वहां भी विलीज होती है, और वो मुख्यतः वहां पर जल का अवशोषण करती है। ठीक है। तो इस तरह से जल अवशोषित होकर के और उसके बाद अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो विलीज होती है ना, उसका मेन काम है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाता है, जिससे कि कम जगह में ही ज्यादा एरिया को वो करता है। क्योंकि सोचिए कि आंतरिक सतह है, लेकिन उस पर अगर रोम रोम जैसा निकला रहे तो वो सब रोम का भी तो एरिया हो जाएगा ना। तो ये एरिया को एब्जॉर्प्शन, ये को कैपेसिटी को और उसका एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार फिर से मैं वहां जाता हूं और आपको अगले टॉपिक के तरफ लेके चलता हूं, इसी तरफ बने रहिएगा। तो हम लोगों का ये कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ आते हैं कि किस तरह से, जो आपने भोजन को तो देख लिया कि किस तरह से वो पचा, यानी कि आपने देखा कि फाइनली जो है वो जल जो है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया है, ग्लूकोज में, और वो कोशिकाओं में पहुंच पहुंच चुका है। ठीक है। अब उन ग्लूकोज को तो तोड़ना होगा, तभी तो ऊर्जा विमुक्त होगी ना। तो ये जो ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया है,
इसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। तो श्वसन जो है किस तरह से होता है, इस पर खास करके एनसीईआरटी फोकस करके दी हुई है और बहुत सारे प्रश्न इसमें परीक्षा में पूछे गए हैं जो कि कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ जाने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे और गलती नहीं करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन ग्लूकोज को पूर्णतः अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ते हैं, ठीक है, तो वो श्वसन कहलाता है। लेकिन ये जो विधि है कि ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ा जाता है, ये मुख्य रूप से उनमें होता है जिनमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये पूर्णतः ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए ऑक्सीजन पूरा अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन नहीं है, वैसे परिस्थिति में क्या होगा? तो कुल मिलाकर हम लोग ये देखेंगे कि चाहे कुछ भी हो, पहला स्टेज यही होगा कि ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाले अणु है, 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में बदलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। पहला स्टेप क्या होता है श्वसन में कि पहला चरण यानी कि फर्स्ट जो स्टेप है वो कॉमन है। क्या है? ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाले अणु है, 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में बदल जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को तो आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, यानी कि कार्बन के कितने यहां पर परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। तो 6 कार्बन वाले परमाणु 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में बदल जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है यही होता है कि जो ग्लूकोज आपको यहां दिख रहा है 6 कार्बन का, वो 3 कार्बन वाले यानी कि C3, कुछ इसका पाइरुवेट का भी फॉर्मूला होता होगा, अभी हम आपको दिखा देंगे इधर, इसमें ये बदल जाता है। और ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में ये प्रक्रिया होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों कि ग्लूकोज का जो विघटन होता है उसमें सभी में कॉमन स्टेप कौन सा है? तो कॉमन स्टेप ये है कि जो ग्लूकोज है यानी कि 6 कार्बन वाला यौगिक है, वो 3 कार्बन वाले यौगिक जिसे पाइरुवेट कहते हैं उसमें टूट जाता है। और ये कहां पर टूटता है? ये कोशिका द्रव्य में टूटता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ये ईस्ट में होता है, जनरली जो भी फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस होता है उसमें होता है। इसका कारण यही है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और जो ये क्रिया होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? यानी कि अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होता है कि जो पाइरुवेट है वो पाइरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, साथ ही साथ कुछ ऊर्जा भी निकलती है, और ये जनरली ईस्ट में होता है यानी कि फर्मेंटेशन के दौरान होता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे अवायवीय श्वसन, यानी कि इसे हम लोग जो है अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसका उपयोग अगर पाइरुवेट को, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ये पाइरुवेट चला जाता है और वहां जाकर के अगर खंडित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन निकलती है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ग्लूकोज का सबसे पहला स्टेप हो रहा है कि वो पाइरुवेट में बदल रहा है, 6 कार्बन वाला 3 कार्बन में बदल रहा है, नंबर 1। ये पॉइंट एकदम याद रखिए। इसके बाद दो रास्ते हैं, या तो वो ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होगा यानी कि अनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, अवायवीय श्वसन, उसमें वो किस में बदलेगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, जैसा कि ईस्ट में होता है। इसके बाद दूसरा तरीका है कि ये पाइरुवेट कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाएगा और साथ ही साथ ऊर्जा निकलेगी। तो इसी को संक्षेप में यहाँ पर आप टेबल के रूप में देख सकते हैं। तो ये जो वायवीय श्वसन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसमें ऊर्जा का मोचन जो है ज्यादा होता है। ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने पहले ही कहा है कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, लेकिन कौन सा देते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, आप केवल यही सब करिए। ठीक है,
तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है। स्वाभाविक है कि जो वायवीय श्वसन होता है ना दोस्तों, उसमें 36 एटीपी के मॉलिक्यूल निकलते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, जबकि अवायवीय श्वसन में मात्र 2 एटीपी के जो है अणु निकलते हैं, तो बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। कभी कभी हमारी पेशियों में, मतलब हमारा जो पेशी है, मसल्स है, उसमें जब बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज या ओवर एक्सरसाइज वगैरह करने से क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई करते 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 मसल जो है सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन उतना वो मसल को मिल ही नहीं पा रहा है, जितना वो निकल जा रहा है उतना मिल नहीं पा रहा है, तो ऑक्सीजन एकदम अभाव हो जाता है ओवर एक्सरसाइज के दौरान, याद रखिएगा। तो उस समय क्या होता है, ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट तो ऑलरेडी है ही, मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया है, एक दूसरा रास्ता अपना लेता है और ये 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं, यानी कि लैक्टिक एसिड में बदल जाते हैं। इसमें पायरुवेट किस में बदल जा रहे हैं, लैक्टिक अम्ल में, और इसी से हमारा जो मसल है वो क्रैम्प कर जाता है, यानी कि एकदम दर्द वगैरह देने लगता है, बिल्कुल लगेगा जैसे कि मसल में क्रैम्प हो गया है ना। अक्सर जो है फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी या बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का दौड़ कर रहे हैं, इस तरह का लगातार जो हेवी एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, उनके मसल्स में अक्सर क्रैम्प आ जाती है, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर आपने जो अभी पढ़ा उसको यहाँ पर समराइज कर दिया जा रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप ग्लूकोज का देख लीजिएगा, ये 6 कार्बन के अणु होते हैं, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट यानी कि 3 कार्बन अणु में बदल जाते हैं, साथ ही साथ थोड़ी बहुत ऊर्जा यहाँ पे निकलती है। इसके बाद 3 रास्ते हैं, 3 वेज हैं। एक तो ये नॉर्मल समझ लीजिए कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया ये पाइरुवेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा, साथ ही साथ ऊर्जा निकलेगी। और चूंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और ऑक्सीजन का पूरा उपस्थिति है, ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसे हम ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। दूसरा, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे कि ईस्ट में, तो उसमें किस में बदल जाएगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तीसरा तरीका है कि अगर ऑक्सीजन का अभाव है, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है, वैसे स्थिति में जैसे कि हमारी पेशी कोशिका में होती है, वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इथेनॉल, इसमें लैक्टिक अम्ल और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सबसे ज्यादा ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया वाले में मिलेगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। और सबसे कम जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में उत्पन्न होगी, जो कि ईस्ट में है, तो इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये प्रोसेस जरूर याद रखना चाहिए कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में बदलता है, पहला स्टेप कॉमन है, लेकिन इसके बाद 3 रास्ते हैं ऊर्जा लिबरेट करने के। ठीक है, हमारे शरीर में यही होता है, लेकिन कभी कभी वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है अगर मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो तो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं फिर से स्क्रीन पे जा रहा हूं ताकि आप लोगों को फिर से एक बार इसे दिखा सकूं। याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज है, ये कौन सा ग्लूकोज है दोस्तों, ये वही ग्लूकोज है जिसे छोटी आंत में फाइनली जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया गया, और ये ग्लूकोज फाइनली छोटी आंत के जो आंतरिक सतह है विली के द्वारा एब्जॉर्ब करके शरीर के डिफरेंट कोशिकाओं में पहुंचाया जा चुका है। लेकिन क्या पहुंचा देने से ही ऊर्जा मिल जाएगी, नहीं, इसे तोड़ना होगा, इसे विघटित करना होगा। इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन हम सांस ले करके ब्लड के द्वारा वो कोशिका में जाती है ना, हीमोग्लोबिन उसे लेके जाता है और कोशिकाओं में पहुंचाता है, और वहीं पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ये कोशिका, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में वो टूटती है और ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। तो ये कॉमन तरीका है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव्य में, माने अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पहुंचा है, कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में बदल जाती है। ये 6 कार्बन का अणु था, ये 3 कार्बन के अणु में बदल जाती है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत ऊर्जा भी निकलती है यहाँ पे। इसके बाद 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए और ऊर्जा निकल जाए इस तरह से, और दूसरा
ऑक्सीजन का अगर अभाव है, जैसे कि हमारे मांसपेशियों में, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, और लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगी। और कभी कभी अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यानी ऑक्सीजन एक्चुअली में है ही नहीं, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में अगर हो रहा है, जैसा कि ईस्ट में होता है, तो वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में हो रहा है उसे अवायवीय श्वसन यानी कि अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं, या उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हो रहा है उसे हम वायवीय श्वसन या आक्सी श्वसन या फिर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें कम उत्पन्न होती है। तो ये जो पाथ है वो बिल्कुल याद रखना है कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में बदलता है, लेकिन पाइरूवेट 3 जगह पर ये बदलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें बदलता है नॉर्मल केसेस में। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में बदलता है और पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलता है, साथ ही साथ ऊर्जा निकलती है। यहाँ पर प्रत्येक केस में आप देख सकते हैं सभी में ऊर्जा निकल रही है। यही श्वसन का मेन काम है, ठीक है, कि जो बचे हुए भोजन है उससे ऊर्जा को विमुक्त करना, ऊर्जा को लिबरेट करना, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम एक बार फिर से अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी एक सवाल अगर आपसे किया जाए कि क्या पौधे रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड ही इसका मुख्य आदान प्रदान है, दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, कोई CO2 बाहर नहीं निकलती। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग सांस के दौरान जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यस और नो? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं? अगर पौधे के श्वसन के बारे में बात करें तो क्या करते हैं? आप जरा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम 100% कहते हैं कि आपका गलत हो जाएगा। हम लोग श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपको बताना है पौधे श्वसन के दौरान क्या करते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम लोग श्वसन करते हैं। देखिए, हम लोग श्वसन क्यों करते हैं? अभी अभी आपने देखा ना, ग्लूकोज के अणु को तोड़ना है ना, ग्लूकोज के अणु को तोड़ेंगे तभी तो ऊर्जा निकलेगी। तो क्या पौधे जो ग्लूकोज को जमा करके रखे हैं या स्टार्च को जमा करके रखे, उसे तोड़ना नहीं होगा? बिल्कुल, उसे भी तोड़ना होगा, और उसके लिए भी ऑक्सीजन ही चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं कि CO2 चाहिए। CO2 चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन श्वसन के लिए तो ऑक्सीजन ही चाहिए। तो दिन में क्या होता है कि दिन में वो CO2 वगैरह लेके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो वो ऑक्सीजन जो है वो यूज कर लेते हैं, अपना जो भी श्वसन का क्रिया है उसमें कर लेते हैं। तो दिन में मेनली अगर देखें तो ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य घटना होती है, ठीक है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है रात को, है ना, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ही मेनली निकलता है रात को। पेड़ के सामने अगर रहेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही आपको मिलेगी। लेकिन दिन में देखिए क्या होता है, श्वसन के दौरान CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। इससे सही बात है, श्वसन के दौरान जो CO2 निकला है, क्योंकि वो लोग भी O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। CO2 कहां से आता है? CO2 आप साफ देख रहे होंगे, जो अभी आपने देखा कि जो ग्लूकोज के अणु टूटते हैं तो CO2 निकलता है। तो CO2 वो भी सांस के दौरान छोड़ते हैं, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लेते हैं। इसीलिए जो है ऑक्सीजन का निकलना एक मुख्य घटना है। इसीलिए दिन में अगर हम देखें तो केवल ऑक्सीजन गैस ही निकलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है सांस के दौरान ऑक्सीजन नहीं ले रही और CO2 नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल गलत बात है ये। जिस प्रकार हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पौधे भी वही काम करते हैं। वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं।
इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि दिन में जब वो CO2 छोड़ते हैं तो उसी CO2 को वो फिर प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए केवल ऑक्सीजन का निकलना ही मेन घटना हो जाता है, ठीक है। यही चीज है, यानी कि पौधे भी हमारे तरह ही ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों में बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब तीव्र गति से वो साँस लेते हैं, यानी कि ये होता है। रीज़न एक ही है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन बहुत कम घुला हुआ होता है, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को अपने गलफड़ों से अंदर भेजता रहता है, ताकि घुला हुआ ऑक्सीजन को वो एब्ज़ॉर्ब कर सके और अपना जो है एनर्जी को लिबरेट करने में ऑक्सीजन का उपयोग कर सके, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो श्वास उपास्थि वलय है, ये जो उपास्थि वलय देखिएगा इस तरह से गोल-गोल ऐसा-ऐसा करके रिंग की तरह है ना? रिंग की तरह है। तो ये जो है उपास्थि वलय है, यहीं से श्वास लिया हुआ ऑक्सीजन जो है लंग्स में प्रवेश करता है। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जो लंग्स में वो जब आया है, तो किस तरह से छोटी-छोटी ब्रांचेज़ में बदल गया है ना? शाखाओं में बदल गया और बदलते-बदलते एक आपको इस तरह का, इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है, छोटे-छोटे ये कुपिकाओं के रूप में बदल गया है। ये जो छोटी-छोटी कुपिकाएँ हैं, इन्हें ही कुपिका यानी कि अल्वियोली कहते हैं। दरअसल लंग्स का जो यहाँ पर जो ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग जाकर किस तरह से देखिए शाखाओं में बदलकर, माने सबसे पहले जो है ये माने आपका ये था ब्रोंकस था, और ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल के बाद लास्ट में अल्वियोली बदल गया। तो जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, तो यहीं पर जो अल्वियोली होती है, जो कुपिका होती है, इसमें बहुत ही छोटे-छोटे महीन जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना? केशिकाएँ होती हैं। और वहीं पर ऑक्सीजन जब यहाँ डिफ्यूज़न के द्वारा, विसरण के द्वारा क्या होता है कि अगर हम साँस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो ऑक्सीजन उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। आप जानते हैं कि हायर कॉन्सन्ट्रेशन से लोअर कॉन्सन्ट्रेशन की तरफ प्रवाहित होता है, इसे ही डिफ्यूज़न कहते हैं ना, विसरण। तो विसरण के कारण जो ऑक्सीजन है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहीं पर बाहर निकल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, लंग्स ही वो जगह है, और लंग्स का कौन सा जगह, अल्वियोली, जिसे हम कुपिका कहते हैं, यहीं पर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, वो कौन सा जगह है, वो है अल्वियोली यानी कि कुपिका, ठीक है। और ऐसा किस लिए हो पाता है, क्योंकि इसकी आंतरिक सतह पर बहुत ही पतली पतली जो है केशिकाएं, यानी कि जो है रक्त केशिकाएं होती हैं, जो कि ऑक्सीजन को, यानी कि हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को, चूंकि ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है वो सॉरी हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन को वो ले लेती है अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले पाती, तो वो वापस रक्त के द्वारा ये होकर मतलब हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उससे बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये प्रोसेस, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आप लोग भी बिल्कुल टिक लगा लीजिए और याद कीजिएगा कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं, मतलब हम जब इनहेल करते हैं, तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं। देखिए स्वाभाविक है, आप अगर थोड़ा सा अपने से करके देखिए, तो आप अगर अगर सांस अंदर ले रहे हैं तो जो पसलियां हैं वो क्या हो जा रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, और जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है। ये डायफ्राम है, ये वाला, ये जो डायफ्राम है देखिए ये वाला, तो डायफ्राम जो है चपटा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। ये जो वक्ष गुहिकाएं हैं, जो भी आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, लंग्स का जो ये है वो फैल जाता है, जिससे कि फुसफुस अंदर की तरफ, वायु अंदर की तरफ जो है चूस ली जाती है और कुपिकाओं को भर देती है ना। जैसे बलून को कैसे हम लोग भरते हैं, बलून को फूकेंगे तभी तो वो फूलेगा, उसी तरह ये बलून जैसा ये फूल जाता है ना। और उसके अंदर में जो है गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल ली जाती है और ऑक्सीजन अंदर ले लिया जाता है, और बाकी यही ऑक्सीजन जो है विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है।
ये स्टेप याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर वो कथन दे रहे हैं ना कि कौन-सा कथन सही है, कौन-सा कथन गलत है, ऐसा दे रहे हैं। तो आपको प्रॉपर इस जो है लाइन पता होना चाहिए कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ यानी कि जो ये हड्डियाँ हैं, ये जो ये रिब्स हैं, है ना? पसलियाँ हैं, ये ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है? और इसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का आदान-प्रदान कहाँ पर होता है? कुपिकाओं में होता है, एल्वियोली में होता है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन का जो बंधुता है यानी कि जो उसका एफिनिटी है, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेनली ये जल में घुलनशील है, इसीलिए ये रुधिर में यानी कि ब्लड में विलेय अवस्था में घुल जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो किसमें होता है? प्लाज्मा में, क्योंकि जो रक्त है ना ब्लड, उसका 2 भाग होता है। एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिका यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स। तो जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में फ्लो करता है? प्लाज्मा में करता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कैसे फ्लो करता है? वो हीमोग्लोबिन के साथ जो कि आरबीसी में मिलता है, उससे फ्लो करता है। ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि अगर हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो जल्दी रिएक्शन करेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति उसका एफिनिटी और भी ज़्यादा है। यही वजह है दोस्तों कि स्मोकिंग वगैरह करना या ऐसे जगह पर रहना जो कि अधकचा जला हुआ चीज़ है, जहाँ से धुआँ निकल रहा हो, वो बहुत घातक सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कोई भी चीज़ अगर आधा जल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो वो फिर वो बिल्कुल जो है वो नुकसान करेगा। वो कई बार कमरे में बंद है और इस तरह का स्थिति होने से कई बार प्राण भी चला जाता है। ठीक है? एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, लास्ट हम लोग जगह पे आ चुके हैं। थैंक्स टू गॉड और आप लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं चूँकि ये पहला वीडियो आप लोगों को पेश कर रहा हूँ, इसी तरह मैं हर चैप्टर को बनाकर जितना जल्दी हो सके 10 दिन, 15 दिन के अंदर ही सब दे दूँगा, ताकि आप लोगों को 1 महीने अच्छा से पढ़ने का पूरा मौका मिले। तो ये जो कूपिकाएँ हैं, ये जो छोटी-छोटी कूपिकाएँ आपने देखा जो अल्वियोलीज़ हैं, ये वाले, इन अल्वियोलीज़ को अगर आप खोल दें, है ना? अगर आप इसको बिल्कुल आपको अगर एक काम दे दिया जाए कि इसको खोल दीजिए बिल्कुल एक-एक करके काट-काट के जो है ये करके खोल दिया जाए, तो आप देखेंगे कि 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ये ढक लेगा। 80 स्क्वायर मीटर, याद रखिएगा ये स्क्वायर मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। तो 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ये ढक लेगा। इतना ज़्यादा जो है ये एरिया को कवर करता है। यही वजह है दोस्तों कि याद रखिएगा कि हम लोग इसका कितना यूज़ करते हैं। इसीलिए जो डीप ब्रीथिंग है, यानी गहरा साँस लेना, जितने भी योग प्राणायाम किए जाते हैं उसमें गहरा साँस लेने की परंपरा इसीलिए है ताकि इन कुपिकाओं का फुल यूटिलाइज़ेशन किया जा सके। एक्चुअली में हम लोग जो साँस धीरे से ले रहे हैं, उसमें इन कुपिकाओं का बहुत कम परसेंटेज ही हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इस वजह से क्योंकि उतना ही प्रेशर से वो भरेगा जितना डीप हम ब्रीथिंग लेंगे, तो उस वजह से ज़्यादा हमें जो है एनर्जी मिलेगी, हमारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचेगा और हम फुर्तीवान और स्फूर्तिवान अपने आप को फ़ील करेंगे, बहुत लाइटर फ़ील करेंगे, है ना? और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। तो ये डीप ब्रीथिंग का जो है, ये करके ये कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है कि वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको जो क्वेश्चंस हैं ना वो पढ़ाऊँगा। मतलब एक में मैं एनसीईआरटी बता दिया आपको और दूसरे में जो है वो आपको ये पढ़ा दूँगा कि उसमें जो क्वेश्चंस बन के आए हैं, ताकि आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 दो देखना होगा वीडियो, ठीक है? तो अच्छा रहेगा, है ना? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दोस्तों वो है एनसीईआरटी का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो सब। अगर आप अच्छी तरह से इसको अगर पढ़ते हैं, जो भी मैंने पॉइंट्स बताया, दाग लगाया है, आपके पास भी बुक हो, बिना बुक का मत रहिए, है ना? बुक का दाम 100, 150 रुपया, 200 रुपया है, ज़रूर लगाइए दोस्तों, यही काम आएगा आपको। तो आप ये पढ़िए, मार्केट में जो भी बुक है उसको बाद में पढ़िएगा, सब फेंक दीजिए। पहले एनसीईआरटी और जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं उस तरीके से, समझते हुए, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा। एक टॉपिक इसमें छूट गया है, मैं उसको थोड़ा-सा कवर करना चाहूँगा क्योंकि पता नहीं वो कैसे छूट गया अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। बगैर उसके तो ये होगा नहीं।
लंग्स, वो टॉपिक ही हटा दिया गया है। अच्छा, ये नया एनसीईआरटी है ना, नया एनसीईआरटी से वो टॉपिक को हटा दिया गया है, समझे, इसीलिए वो नहीं है, नए टॉपिक से हटा दिया गया है। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ये टॉपिक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। मैं आपको यहाँ से पढ़ा दे रहा हूँ, ये वाला जो ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट को देखिए नए सिलेबस से हटा दिया गया है, कई सारे सिलेबस को उन्होंने कम कर दिया है ताकि जो बच्चे हैं वो उतना बर्डन फील ना करें और आसानी से जो है पास कर जाएं, ठीक है, ये सब है। लेकिन नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें जो जो क्वेश्चन सेटर होंगे उनके पास पुराना वाला ही एनसीईआरटी होगा, तो वो तो देंगे। उन्हें थोड़ी पता है कि ये सिलेबस से हटा दिया गया है तो ये नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि ये टॉपिक आता है, तो ज़रूर से ज़रूर आप इसको थोड़ा-सा देख लीजिए 2 मिनट। भई हम सोचे कि कैसे मिस हो गया ये मिला नहीं हमको। देखिए, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में जो मेन 4 बातें हैं वो आपको याद है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। हार्ट में जो रक्त लाने का काम करती है, वो करती है वेन, यानी कि सिराएँ। सिराओं का काम है हृदय में रक्त को लाना, और जो आर्टरी है यानी कि धमनी, उसका काम है हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना। ये 2 बात आपको याद रखना होगा। वेन का काम है हार्ट में हार्ट में ब्लड को लाना, और आर्टरी का काम क्या है, हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेजना। ये एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसमें जो ये आप वेना केवा देख रहे हैं, इसका 2 पार्ट है। एक है लोअर बॉडी से ये जा रहा है, इधर से ब्लड जाएगा, और एक अपर बॉडी से आएगा, और ये रक्त कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे राइट एट्रियम। जो इमेज का राइट होगा वो आपका लेफ्ट होगा, तो ये राइट एट्रियम में आता है, यानी आलिंद में आता है। फिर आलिंद से होकर ये निलय में आता है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल में आ गया यहाँ पर। जब राइट वेंट्रिकल में आ गया तो देखिए इसका मूवमेंट कुछ इस तरह से जा रहा है, गौर कीजिएगा। यहां से ये क्या करता है, ये जाता है लंग्स, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ जाता है, लंग्स में। और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से आ रहा है, चाहे वो ऊपर का बॉडी से आए या नीचे का बॉडी का हिस्सा से आए, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। क्यों डीऑक्सीजनेटेड है दोस्तों, याद करिए, लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है, और वही ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ले जाके सेल में पहुंचाता है। क्यों सेल में पहुंचाता है, उसका कारण आपको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज को तोड़ेंगे तभी हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज अगर आपको याद रहेगा ना तो बहुत मजा आएगा आपको। तो मेन कारण ये है। अब बात ये आती है कि जब ऑक्सीजन वहां गया, यूटिलाइज हो गया वहां पे, तो ऑक्सीजन से जब वो टूटा ग्लूकोज, तो क्या बना टूट करके, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रक्त में घुल करके, चूंकि रक्त में वो घुली हुई अवस्था में रहता है ना, प्लाज्मा में रहता है, तो घुला हुआ हो करके वो वापस यहाँ पर आ रहा है। तो जरा गौर कीजिए, जो ब्लड शरीर के विभिन्न भागों से आ रहा है, क्या उसमें ऑक्सीजन है, नहीं है, या कम होगी, तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, या अशुद्ध रक्त भी बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं है कि वो इम्प्योर है, इम्प्योर का मतलब है उसमें ऑक्सीजन नहीं है या कम है, ठीक है। तो वही ब्लड यहां पर आता है, इम्प्योर ब्लड निलय में आ गया, है ना, वेंट्रिकल को हम लोग निलय बोलते हैं। इस निलय में आने के बाद यहां से ये चला गया लंग्स में, और लंग्स में आप जानते हैं कि वहां पर हम सांस नाक से ले रहे हैं, नॉस्ट्रिल से, तो ऑक्सीजन जा रहा है। तो ऑक्सीजन जाने के बाद वो जो कुपिकाएं हैं, जो एल्वियोली है, वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस से बाहर निकल जाता है। अब जो ब्लड है, लंग्स में जो ब्लड आई है, वो ब्लड कैसा हो गया, प्यूरिफाइड हो गया। प्यूरिफाइड का मतलब कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अब उसमें ऑक्सीजन है। जब वो ब्लड आ गया, मतलब लंग्स में आ गया, तो लंग्स से वापस लाना पड़ेगा उसको हार्ट में। तो लंग्स से वापस हार्ट में लाती है ये पल्मोनरी वेन, जिसे फुसफुस सिरा कहते हैं। ये फुसफुस सिरा एकमात्र ऐसा सिरा है, मतलब वेन है,
जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्यों प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है दोस्तों? क्योंकि ये जो पल्मोनरी वेन है इसका कनेक्शन कहां से है? लंग्स से है, लंग्स से लेकर हार्ट के तरफ। तो इसीलिए लंग्स में तो वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, प्योर हो चुका है ब्लड। वही ब्लड यहां पर आता है लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से आकर बाएं नीले में आता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहीं से जो है ये ब्लड पंप कर दिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। इसे एओर्टा कहते हैं, महाधमनी। तो ये जो महाधमनी है एओर्टा, इसका काम है हार्ट से ब्लड को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में भेज देना। तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आप समझ के देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो ब्लड आ रहा है हार्ट में, वो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब वो अशुद्ध रक्त है। और इसे शुद्ध करने के लिए कौन लेके जा रहा है लंग्स में? पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी। ये फुसफुस धमनी एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जितनी भी धमनियां हैं शरीर में, सब में शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है। लेकिन एकमात्र धमनी ये है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट से लंग्स में ब्लड को लेके जाता है। और वो रक्त कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद जब लंग्स में वो प्यूरिफाई हो गया, लंग्स में ऑक्सीजन मिल गया ब्लड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया श्वसन से, तो इसके बाद पल्मोनरी वेन यानी कि फुसफुस सिरा उसको लेफ्ट आर्टरियम में लेके आता है। लेफ्ट से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और यहीं से पंप करके एओर्टा के माध्यम से, यानी महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कभी पूछा जाता है कि जो वेंट्रिकल का जो दीवार होता है, वेंट्रिकल का ये जो दिख रहा है ना, ये मोटा है, देखिए गौर कीजिए। जो ऑरिकल है, देखिए ऑरिकल का जो दीवार है कितना पतला सा है ना। ऑरिकल का दीवार को गौर कीजिए, पतला सा है। लेकिन जो वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल का दीवार है, वो देखिए कितना मोटा है। रीजन एक ही है, क्योंकि यहां से जो ब्लड को पंपिंग किया जा रहा है ना, तो इतना प्रेशर से जो है ब्लड को ये किया जा रहा है ताकि वो डिफरेंट पार्ट्स में जा सके। तो इसके लिए ये मजबूत और लचीला होता है ना, ये चीज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ वाल्व्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाल्व्स है, ये वाला। हम इसको अलग कलर से दिखाते हैं ताकि आपको वो समझ में आए। हम ब्लू कलर से तो नहीं होगा, ग्रीन भी नहीं ले लिए हैं, येलो से देखते हैं। ये जो है ना, कुछ वाल्व्स आपको दिख रहे होंगे, ये ना वाल्व्स हैं, ये वाल्व्स हैं, ठीक है, ये वाल्व्स हैं। आप गौर कीजिए, जो ब्लड आ रहा है ना, तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ये एंश्योर करना उन वाल्व का काम है। ये वाल्व है, देखिए ब्लड एक ही डायरेक्शन में है, मतलब आलिंद से नीले में आए, फिर नीले से वापस वो आलिंद में कहीं ना चला जाए, इसके लिए ये वाल्व्स होते हैं। ठीक है, ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व, ऐसा है। तो ये वाल्व है कुछ, ठीक है, कपाट कहते हैं जिसे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसे अच्छा से जो है समझिएगा। एक और टॉपिक है, हल्का सा केवल दिखा देते हैं चूंकि डायग्राम पास में है। तो ये है नेफ्रॉन। ये भी आपका सिलेबस से देखिए हटा दिया गया है, नए वाले सिलेबस से, जबकि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नेफ्रॉन जो एक्सक्रीशन होता है, उसमें क्या होता है, एक जोड़ी किडनी होती है, मतलब दो किडनी, दो यूरेटर होता है। ठीक है, ये यूरेटर है, हाँ। और ये यूरिनरी ब्लाडर है, यहीं पे जो यूरिन है थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। और ये है यूरेथ्रा, जहां से कि वो जो मूत्र है वो बाहर निकलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक दो टॉपिक जो है नए सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ें। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे पूरा क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, तो वहाँ भी मैं आपको एक बार समझा दूंगा, ज़रूरत पड़ेगा तो ये फिगर दिखाते हुए भी वहाँ पर कई बार पढ़ा दूंगा। तो पूरा जो है पार्ट 2 को आप ज़रूर देखिए, लेकिन पार्ट 1 को अच्छा से कवर कीजिए एनसीईआरटी को, तभी पार्ट 2 को देखिए। और मैं कोशिश करूंगा कि एक बार एनसीईआरटी को इंग्लिश में भी शेयर करके पढ़ा दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाह रहे होंगे, क्योंकि उनका जो मदर टंग है वो हिंदी नहीं होगा, तो मैं उनको भी पढ़ा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।